मध्य पूर्व की राजनीति में एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला है, जहां पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है। एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये युद्ध विराम समझौता क्या है, क्या आपको इसमें शर्तें देखने को मिलेंगी और इसके साथ साथ इस समझौते के क्या निहितार्थ हो सकते हैं और क्या प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। तो सबसे पहले एक बार हम खबर पे बात करेंगे। खबर के बाद ये जो संघर्ष विराम का समझौता हुआ है, इस समझौते के तहत क्या प्रमुख शर्तें आपको देखने को मिलेंगी, उन शर्तों को भी समझेंगे। इसके अलावा इजराइल ने इस समझौते को स्वीकार क्यों किया है, उसके पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे। संघर्ष विराम के क्या निहितार्थ हो सकते हैं और इसमें हिजबुल्लाह और इजराइल के अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट पक्ष है यानी कि ईरान, ईरान पर इस समझौते के आपको क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और अंत में एक प्रश्न भी आपके लिए होने वाला है। प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप प्रश्न का जवाब दे सकें। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत की जाए, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना ये है कि दृष्टि का मुखर्जी नगर का जो कैंपस था वो अब शिफ्ट हो गया है। शिफ्ट कहाँ पर हुआ है? तो शिफ्ट हुआ है नोएडा में। तो अब दृष्टि की जो क्लासेस थी मुखर्जी नगर वाली, वो अब आपको नोएडा में देखने को मिलेंगी। नोएडा में कहाँ पर? तो नोएडा में आपको जाना है सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन पर, वहां से गेट नंबर 2 से उतर करके बहुत पास में आपको दृष्टि का सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ ही मिनटों की दूरी पर जो है, कुछ ही दूर आपको पैदल चलना है और वहां पर आपको कैंपस मिल जाएगा। तस्वीर में आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो आप इसको विजिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक सूचना ये भी है कि हमारे लखनऊ और जयपुर के जो बैच हैं वो भी यहाँ पर आपके शुरू होने वाले हैं। लखनऊ का बैच जो है वो 29 नवंबर से शुरू होगा और जयपुर का बैच जो है वो 27 नवंबर से शुरू हो चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं हुई आपके लिए। अब हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी खबर पे। तो सबसे पहले खबर आपकी संक्षेप में यही है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में आपको युद्ध विराम को लेकर के, सीज फायर को लेकर के एक समझौता देखने को मिला है। अगर आपको याद हो तो हमारा न्यूज़पेपर वाला जो प्रोग्राम है, द हिंदू का प्रोग्राम, उस पर हमने पहले बात की थी कि एक ही दिन पहले इजराइल की जो सुरक्षा मंत्रिमंडल है, इजराइल की जो सिक्योरिटी कैबिनेट है, उसने 13 महीने लंबे संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान की थी। इसके अलावा अगर इस युद्ध विराम समझौते की बात करें तो यह समझौता मुख्य तौर पर प्रस्ताव 206 में 2006 में बेसिकली आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा रेजोल्यूशन 1701 के प्रावधानों पर आधारित है। अब ये जो यूएनएससी का रेजोल्यूशन 1701 है, इसका उद्देश्य मुख्य तौर पर 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो एक आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, उस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करना था। तो उसी के लिए यहाँ पर इस रेजोल्यूशन को लाया गया था और अब इस रेजोल्यूशन को आधार बना करके एक नया समझौता जो है वो किया गया है। तो ओवरऑल ये कुछ तमाम आपके बिंदु रहे, जिन बिंदुओं को हमने समझा। अब यहाँ पर संघर्ष विराम की प्रमुख शर्तें क्या होने वाली है और क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, उन पर बात करते हैं। सबसे पहले हिजबुल्लाह को लेकर के जो प्रोविजन है वो अगर आप देखें तो हिजबुल्लाह को लेकर के प्रोविजन ये है कि हिजबुल्लाह जो है वो लिटानी नदी के उत्तर में वापस लौट जाएगा। अभी जो लिटानी नदी है, ये नदी बेसिकली आपका इजराइल और लेबनान के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है, एक जो है प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो हिजबुल्लाह जो है वो लिटानी नदी के उत्तर में वापस लौट जाएगा, जबकि आपका इजराइल जो है ये ब्लू लाइन के दक्षिण में वापस लौट जाएगा। ब्लू लाइन क्या है? ब्लू लाइन आपका इजराइल और लेबनान के बीच में ऑफिशियल बाउंड्री है। ये नेचुरल बाउंड्री हो गई लिटानी नदी और ऑफिशियल बाउंड्री है आपका ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन से दक्षिण में कौन जाएगा? ब्लू लाइन से दक्षिण में जाएगी आपकी इजराइल की सेना और जो हिजबुल्लाह है वो लिटानी नदी के उत्तर में लौट जाएंगे। और जो दक्षिण लेबनान का की जो बाउंड्री है, यानी कि इजराइल और लेबनान की जो बाउंड्री है, वहां पर आपका जो लेबनान की आर्मी है उसको तैनात किया जाएगा। इसके अलावा दोनों पक्षों को अपनी अपनी स्थिति में वापस लौटने के लिए 60 दिनों का समय दिया जाएगा। 2 महीने का समय यहाँ पर दिया जाएगा ताकि दोनों जो पक्ष हैं वो अपनी अपनी बाउंड्री में वापस लौट सकें। इसके अलावा संघर्ष विराम हिजबुल्लाह का पूरी तरह से निरस्त्रीकरण नहीं करता है। डिसआर्मामेंट यहाँ पर नहीं किया गया, यानी कि ऐसा नहीं, यहाँ पर ये शर्त निर्धारित नहीं की गई है कि हिजबुल्लाह अपने हथियारों को पूरी तरह से त्याग देगा। हिजबुल्लाह का डिसआर्मामेंट नहीं हुआ है, हिजबुल्लाह केवल पीछे हटा है यहाँ पर।
इसके अलावा इस संघर्ष विराम की निगरानी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस को लेबनान, इजराइल और यूनिफिल यानी कि जो शांति सेना है, इसके त्रिपक्षीय तंत्र में एक पक्ष के तौर पर यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये ओवरऑल इस समझौते के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनकी हमने बात की। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, जो सवाल पूछा जा सकता है वो ये है कि आखिर इजराइल ने इस समझौते को स्वीकार क्यों किया है? इसके पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं? तो उन रीजंस की अगर आप बात करें, इजराइल के क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों को अगर आप समझें, तो वर्तमान समय में अगर आपको याद होगा तो इजराइल और जो इजराइल जो युद्ध लड़ रहा है, वो युद्ध मुख्य तौर पर हमास के खिलाफ शुरू हुआ था। और जब हमास के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ तो हिजबुल्लाह ने हमास को समर्थन करते हुए इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। तो अभी वर्तमान समय में इजराइल जो था वो टू फ्रंट वॉर लड़ रहा था। एक तरफ आपका हिजबुल्लाह मौजूद था, एक तरफ आपका हमास मौजूद था, जिसकी वजह से इजराइल को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो अब यहाँ पर ये जो आपका समझौता हुआ है, इस समझौते के माध्यम से इजराइल ने अपने समानांतर मोर्चे को समाप्त कर दिया है। यानी कि बेसिकली आपका दो फ्रंट वॉर थी, दो तरफ युद्ध लड़ना पड़ रहा था। तो अब इजराइल ने क्या किया कि एक को न्यूट्रलाइज कर दिया है, एक को समाप्त कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब इजराइल दूसरे पक्ष पर यानी हमास पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसके अलावा इसके माध्यम से ईरान पर भी और ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। अगर आप देखें, ईरान और इजराइल के बीच में भी आपको एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, जहां पर दोनों एक दूसरे पर लगातार जो है मिसाइल अटैक कर रहे हैं। लेकिन हिजबुल्लाह बीच में आ जाता है, तो कई बार जो है इसकी वजह से कई योजनाएं विफल हो जाती हैं। तो अब हिजबुल्लाह के साथ जो है आपका आप कह सकते हैं कि गठबंधन कर लिया गया है, एक समझौता कर लिया गया है, जिसके माध्यम से इजराइल जो है वो ईरान के खतरे पर ज्यादा बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकता है। और तीसरा जो इसका रीजन है वो ये है कि सैन्य संसाधनों की पुनः पूर्ति की जा सकती है। इजराइल जो है वो लंबे समय से युद्ध लड़ रहा है और लंबे समय से युद्ध लड़ते हुए सेना का मोराल जो है वो डाउन हो जाता है। इसके साथ साथ बेसिकली जो सैन्य उपकरण है उनकी कमी भी आपको कई बार देखने को मिलती है। तो इन तमाम चीजों को और रीइंफोर्स करने के लिए थोड़े से समय की जरूरत होती है। और इजराइल का मानना यह है कि इजराइल ने वही समय प्राप्त किया है। तो अब यहाँ पर सैन्य संसाधनों की पुनः पूर्ति आपको देखने को मिल सकती है। और भी कारण अगर आप देखें, और कुछ इंटरनल कारण अगर आप देखने की कोशिश करें, तो वर्तमान समय में आपको सैन्य संरचना में खुद जो इजराइल का मिलिट्री स्ट्रक्चर है उसमें आपको थोड़ा सा तनाव देखने को मिलेगा। इजराइल के जो आपके रक्षा मंत्री हैं वही इजराइल के प्रधानमंत्री के जो जो कार्यवाही है उस पर सवाल उठा रहे हैं। और ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि अभी तक इजराइल ने इस युद्ध से क्या प्राप्त किया है और इजराइल का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ, किस टारगेट के साथ, किस लक्ष्य के साथ हम ये युद्ध लड़ रहे हैं। इजराइल की सेना के अधिकारी ये सवाल इजराइल के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं। तो अब ऐसे में ये जो तनाव आपको देखने को मिल रहा है, ये तनाव ज्यादा ना बढ़े, ये भी सुनिश्चित करना इंपॉर्टेंट है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं ताकि इस तनाव को जो है यहीं पर समाप्त किया जा सके और जो मेन टारगेट है उन मुख्य उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसके अलावा लेबनान में रणनीतिक और सामरिक विचार भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखें, कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर जो इजराइल है वो लेबनान में लगातार लड़ता रहता है तो या फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार लड़ता रहता है, तो लेबनान में हिजबुल्लाह की जो पहुंच है, जो सिंपथी लेबनान में हिजबुल्लाह को मिलती है, वो और ज्यादा बढ़ सकती है। तो इससे हिजबुल्लाह को ही फायदा होने वाला है और इजराइल को इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह की जो जड़ें हैं लेबनान में और ज्यादा मजबूत हो सकती हैं। तो इसको सुनिश्चित करते हुए बेसिकली यहाँ से अगर इजराइल जो है वो एक सुरक्षित वापसी करता है, तो इसके माध्यम से हिजबुल्लाह के प्रभाव को भी बढ़ने से रोका जा सकता है। तो ये कुछ आपके तमाम कारण हुए जिन कारणों पर हमने बात की। अब एक बार मैप पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको पूरी राजनीति जो है वो समझ में आ जाएगी। ये आपका वो रीजन है जहां जो कि पूरी तरह से मेन बना हुआ है, ये इजराइल है आपका। यहाँ पर आपका गाजा है जिस पर वॉर चल रही है, और यहीं पर आपका हमास भी मौजूद है। तो एक फ्रंट तो यहाँ पर आपका हो जाता है। दूसरा लेबनान आपका यहाँ पर मौजूद है जिसमें हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, तो दूसरा फ्रंट आपका यहाँ पर हो जाता है। एक आपका ईरान भी मौजूद है, ईरान भी लगातार अटैक कर रहा है। तो वर्तमान समय में आपका जो इजराइल है वो थ्री फ्रंट वॉर लड़ रहा है। तो ऐसे में अब इजराइल ने एक स्ट्रैटेजिक कदम उठाते हुए जो लेबनान है, जो हिजबुल्लाह के साथ युद्ध चल रहा था, उस युद्ध को बेसिकली यहाँ पर आपका समाप्त कर दिया है, उसको थोड़े समय के लिए रोक दिया गया है। तो ये ओवरऑल इस पूरे रीजन की राजनीति हुई। ये वाला रीजन है आपका मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर। तो ये ओवरऑल हमने इसको यहाँ पर समझा। अब संघर्ष विराम के क्या निहितार्थ हो सकते हैं, उन निहितार्थों की अगर आप बात करें तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि जो संघर्ष विराम है, ये संघर्ष विराम अल्पकाल में शांति स्थापित कर सकता है। ये जो शॉर्ट टर्म का पीरियड है
उसमें यहाँ पर आपको पीस देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर आप दीर्घकाल की बात करें, तो दीर्घकाल में हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों ही अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। दोनों ही इस विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक तो इजराइल भी ये मान रहा है कि अगर अभी हम युद्ध को थोड़ा सा रोक देते हैं तो हमारी सेना का रीइंफोर्समेंट हो पाएगा, और हिजबुल्लाह भी ये मान करके आगे बढ़ रहा है कि अगर हम अभी युद्ध को रोक देते हैं तो हम अपनी जो लड़ाके हैं उनको रीइंफोर्स कर सकेंगे, उनके जो संसाधनों की जरूरत है उसको पूरा करके दोबारा युद्ध लड़ने चले जाएंगे। तो अल्पकाल में तो यहाँ पर शांति स्थापित हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में शांति स्थापित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इजराइल का तो हमने समझ ही लिया, इजराइल तो पहले से भी वॉर लड़ रहा है। हिजबुल्लाह की अगर आप बात करें तो लेबनान की समाज और लेबनान की राजनीति में हिजबुल्लाह की जो जड़ें हैं, हिजबुल्लाह की जो गहराई है, वो काफी ज्यादा बड़ी हुई है, काफी ज्यादा जो है गहराई से मौजूद है। लेबनान की संसद में अगर आप देखें तो वहां पर भी हिजबुल्लाह का आपको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। हिजबुल्लाह संघर्ष विराम हिजबुल्लाह को अपना सैन्य और रणनीतिक प्रभाव पुनः स्थापित करने का अवसर देता है, यानी कि हिजबुल्लाह अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर सकता है। तो इसके माध्यम से हिजबुल्लाह ने इसके अलावा प्रतिरोध को जारी रखने का संकल्प भी लिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में तो शांति आ जाएगी, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जब आप दीर्घकाल की बात करते हैं, तो वहां पर शांति स्थापित करना दोनों पक्षों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो ये हमने समझौते के निहितार्थ की बात की। अब अंत में ईरान पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी बात करते हैं, क्योंकि हमने दो पक्षों की बारे का क्या मानना है वो तो हमने समझ लिया। ईरान क्या जो आपका इजराइल है वो उसका क्या पक्ष है, हिजबुल्लाह का क्या पक्ष है, उसको हमने समझ लिया। अब हम ईरान के पक्ष की बात करते हैं। तो अधिकांश जो जानकार हैं वो इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं कि ये जो पूरी घटना है, ये जो पूरा समझौता है, ये समझौता आपका ईरान के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि ईरान के लिए अच्छी खबर किस तरह से है? तो ईरान के लिए अच्छी खबर इस तरह से है क्योंकि लगातार जो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में ये बताया जा रहा था कि इस युद्ध की वजह से जिस जिस तरह से इजराइल जो था वो हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स को मार रहा था, उसकी वजह से ये बताया जा रहा था कि हिजबुल्लाह के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो सकता है। और हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी एलिमेंट है, नॉन स्टेट एक्टर है। तो हिजबुल्लाह जो है ईरान की काफी मदद करता है। तो अब ऐसे में अगर यहाँ पर युद्ध लंबे समय तक जारी रहता तो हिजबुल्लाह समाप्त हो जाता, और अगर हिजबुल्लाह समाप्त हो जाएगा तो ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो ऐसे में क्योंकि ये समझौता हुआ है, शांति स्थापित हुई है, तो अब हिजबुल्लाह को अवसर मिलेगा कि वो अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर सकता है, अपने नए कमांडर बना सकता है। तो अब इसके बाद ईरान के की जो प्रॉक्सी पावर है, वो पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इस पूरी घटना को ईरान के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है। इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि ईरान बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो आपका हिजबुल्लाह पर नहीं दे पा रहा है, फिर लेबनान पर नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे में ईरान ये चाहता है कि लेबनान अपनी जगह पर बरकरार रहे। ध्यान इस वजह से नहीं दे पा रहा है क्योंकि वर्तमान समय में ईरान जो है वो आईएईए यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ व्यस्त है, और अमेरिका की तरफ से जो सैंक्शंस ईरान पर लगाए गए हैं, उन सैंक्शंस को हटाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर आपको ईरान के प्रभावों पर क्या प्रभाव होगा उसकी हमने बात की। अब अंत में एक सवाल आपके लिए मौजूद है। सवाल आपका एमसीक्यू सवाल है, आपको जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी इजराइल और लेबनान के बीच में सीमा का हिस्सा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जॉर्डन नदी, ऑप्शन सी बी लिटानी नदी, ऑप्शन सी नाइल नदी, ऑप्शन डी टिग्रिस नदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।